शहरी रहमान साहब अभी ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की बड़ी सीनियर रहनुमा है, वो भी उस मुलाकात में मौजूद थी और वो कह रही कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी शाह महमूद कुरैशी से मुताल्लिक जो कुछ अयाज सादिक साहब कह रहे हैं उसकी मुकम्मल तौर पर शहरी रहमान साहब ने तरदीद की है। तो फिर इसलिए बड़े सवालात खड़े हो जाते हैं अयाज सादिक साहब के बयान पर। देखिए, जैसे कि ये बात आ चुकी है कि ये जो अयाज सादिक साहब ने गुफ्तगू की है वो उसी मीटिंग की या साइड लाइन्स पे या उनकी और वज़ीर ख़ारजा की बिल्कुल मुशाफा जो गुफ्तगू थी उस हवाले से उन्होंने बात की। ठीक है, तो लेकिन अब अयाज सादिक साहब ने जब बयान दिया हसन साहब, उसके बाद मियाँ साहब ने क्या अयाज सादिक साहब से कोई रब्ता हुआ, उनका कोई बात हुई उस बयान की, उन्होंने हिमायत की, उनको शाबाशी दी, थपकी दी, या फिर कहा कि वजाहत पेश करें आपने गलत बयान दे दिया है? मियाँ साहब का इस पर क्या रिएक्शन था? कोई रब्ता उनका अयाज सादिक साहब से हुआ? दोनों की कोई गुफ्तगू हुई? देखिए, जब अयाज सादिक साहब ने वजाहत कर दी है कि उनका मुखातिब वज़ीर ख़ारजा थे, आई थिंक दैट इज एंड ऑफ द मैटर। ये तो हुकूमत उसे ट्रैक कर रही है और अयाज सादिक साहब के उस कंट्रोवर्सी को PMLN का बयानिया करार देना या PDM का करार देना मुनासिब नहीं है। मुनासिब ये बात है कि जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स है वही हमारा फोकस है और उसी के ऊपर तवज्जो रहनी चाहिए। हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए, पाकिस्तान के पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए, पाकिस्तान के अदलिया को मुकम्मल तौर पर आज़ादाना काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान के मीडिया पे आयद पाबंदियाँ खत्म होनी चाहिए, पाकिस्तान के जो तमाम हैं उनके मुआशी हकूक़ का दिफा होना चाहिए और उनको उनके जो मुआशी हकूक़ हैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतर मुआशी पॉलिसियाँ जिससे उनके लिए रोज़गार हो, गुर्बत खत्म हो, वो फराहम की जाए। इसी तरह जो हमारा वफाक है जिसमें सूबों के साथ जो अंडरस्टैंडिंग 18वीं तरमीम के जरिए हुई है, ऐसे हसास मामलों को छेड़ने से इतराज़ किया जाए ताकि ये वफाक और फेडरेशन मजबूत हो, ना कि कमज़ोर हो। तो ये जो हमारा बयानी है वो तो इन मसाइल, इन इशूज़ के ऊपर है। इसी तरह मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हैं उनमें शफाफ, साफ और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का रास्ता निकाला जाए ताकि मुल्क इस दलदल से निकले। तो ये वो इशूज़ हैं जिनके ऊपर हम कैंपेन। ठीक है, लेकिन एहसन साहब अब इस पूरी कैंपेन में आपके साथी आपका साथ छोड़, इसकी क्या वजह है? पहले पंजाब का एक ग्रुप सामने आया, जलील शरफपुरी साहब ने इख्तिलाफ किया, उनके हम ख्याल लोग उनके साथ थे। अब बलूचिस्तान का एक बड़ा नाम है अब्दुल कादिर बलोच साहब, उन्होंने आपकी पार्टी के बयानी से इख्तिलाफ किया। तो अब इस तरह से तो बलूचिस्तान में आपकी सियासत को, फिर PDM की तहरीक को भी बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। क्यों इस तरह से लोग आपकी पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं? देखिए, जो पंजाब के चंद 4-5 MPs हैं वो आज इस बयानिए की वजह से नहीं गए, वो 1.5 साल से गए हुए और उसके बाद से उनको कुछ साथी नहीं मिला। और जहाँ तक जनरल कादिर बलोच साहब का सवाल है, ये इसका ताल्लुक कोयटा के जलसे से है जहाँ पे नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की शिरकत पर उनका इसरार था, जो कि पिछले 2-2.5 साल से बिल्कुल पार्टी से भी लाताल्लुक थे और इनएक्टिव थे। और चूँकि उनके और मैंगल कबाइल के कत्ल के आपस में बहुत शदीद तनाज़ात हैं, तो हमारी क़यादत ने यही मुनासिब समझा कि हम उस जलसे में किसी किस्म की रिस्क नहीं लेना चाहते और उन्हें शरीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से दीगर हमारी इजलासों में भी शरीक नहीं हो रहे। तो चूँकि वो उनके ट्राइबल चीफ हैं कादिर साहब के, उस हवाले से वो सेंसिटिव थे। मेरे साथ भी उनकी बात हुई, शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ भी जनरल साहब की बात हुई। उन्होंने कहीं किसी किस्म के बयानिए पे अपने इख्तलाफ की बात नहीं की। उनका जो 1 पॉइंट एजेंडा था वो नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की उस जलसे में शिरकत के हवाले से था। तो लिहाजा इसका एक कबायली पस मंज़र है, इसका कोई सियासी पस मंज़र नहीं। अब इस फैसले के लिए चूँकि वो उन्होंने कर लिया है, उसको वो जितने मर्जी रंग पहना दें, जो उसको बयानिए की बात कर दें, लेकिन हकीकत यह है कि किसी पार्टी मीटिंग के अंदर जनरल कादिर बलोच साहब ने इस बयानिए से ना इख्तलाफ का इजहार किया है, ना हम तक कोई ऐसे जज्बात आज तक करने। सही, लेकिन एहसन साहब अभी मुस्लिम लीग नून सिर्फ मुल्क के एक सूबे यानी पंजाब में मजबूत जमात है, दूसरे सूबों में बड़ी काम करने की आपको ज़रूरत है। अब अब्दुल कादिर बलोच साहब के चले जाने से बलूचिस्तान में आपकी जमात की सियासत को नुकसान नहीं पहुंचेगा? कमज़ोर नहीं होगी आपकी जमात उनके चले जाने से? कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, चूँकि रैंक एंड फाइल हमारे साथ है, पार्टी के कारकुन हमारे साथ हैं और वहाँ पे जो तमाम तंजीमी लोग हैं उनके हम सब को पैगामात आए हैं कि इससे किसी किस्म का पार्टी में कोई कमज़ोरी या फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून पहले से ज़्यादा वहाँ पर मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म नज़र आएगी आप। ठीक है, और एहसन साहब अब शायद खाकान अब्बासी साहब ज़ाहिर है आपके टॉप लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, उनमें शामिल हैं, वो डायलॉग की बात कर रहे हैं। ये डायलॉग आप लोग किससे करना चाहते हैं? एज़ PDM, एज़ मुस्लिम लीग नून,
हुकूमत से डायलॉग करेंगे, लेकिन हुकूमत को तो आपके बयानी के मुताबिक आप लोग कोई अहमियत ही नहीं देते, इदारों से डायलॉग करना चाहते हैं। किस स्टेक होल्डर से इस वक्त आप डायलॉग करना चाहते हैं? और फिर पीडीएम की तहरीक तो उसका मकसद कुछ और था, फिर डायलॉग की बात इस मौके पर क्यों कर रहे हैं शायद साहब? इसलिए इस पे तो बहुत सारे लोगों ने तजवीज़ दी है। मैं भी जब असीरी में था तो मजमून मैंने लिखा था कि जो हमारे मसाइल हैं, हम एक डेडलॉक में आ चुके हैं, और जब तक एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग नहीं होता जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर डूज एंड डू नॉट्स तय करें, एक ज़ाब्ता अखलाक बनाएं कि आईन पाकिस्तान की रोशनी में हमने रियासत को कैसे चलाना है, हमने कैसे आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात बनाने हैं, और इसके बाद हर इदारे ने अपने हदूद के अंदर रहते हुए कैसे मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना है और एक दूसरे से मददगार होकर काम करना है। तो जब तक ये एक ज़ाब्ता अखलाक नहीं बनेगा या एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग नहीं होगा जिसमें हम खुले दिल के साथ अपनी गलतियों को तस्लीम करें तमाम स्टेक होल्डर, और आइंदा के लिए एक अच्छे जज्बे के साथ हम मुल्क के लिए एक रोड मैप बनाएं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर हम यही महाजराई की सियासत करेंगे, इस वक्त देखिए प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जिनको इम्पोज किया गया उन पे, वो नहीं यकीन रखते कोलैबोरेटिव गवर्नेंस पे या इंक्लूसिव गवर्नेंस पे। वो समझते हैं कि ही इज वन मैन शो और वो एक किंग कॉन्ग है, वो कोई सुपर ह्यूमन है, वो अपने मैजिक के साथ पाकिस्तान के सब मसाइल हल कर देंगे। लेकिन जो 2 साल का आपने तजुर्बा देखा है, उससे ये पता चला है कि ना उनके पास कोई विजन है। उनका विजन इतना ही है कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, कभी मुंह पे हाथ फेरते हैं, कभी कुछ और करते हैं। ना उनके पास कोई टीम है, जो 20 साल से वो कौम को बताते थे कि मेरे पास बड़ी ड्रीम टीम है, वो भी सब के सामने आ गई है कि उनके पास ना कोई टीम है, ना उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो सबको साथ लेके चल सकें, और ना ही उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो नताइज पैदा करके दिखा सकें। अब तक तो मुल्क जिस महाज पे भी आप देखिए, चाहे वो मईशत थी, चाहे वो खारजा पॉलिसी थी, चाहे वो कश्मीर का इशू है, चाहे वो कोई भी पाकिस्तान का कलीदी इशू है, उस पर हमारे हिस्से में पिसपाई और रुसवाई आई है। तो लिहाजा ये अब निज़ाम चल नहीं सकता। हम सबको मिलकर पाकिस्तान को एक नया रीसेट देने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो बुनियादी रेफरेंस डॉक्यूमेंट है वो हमारा आइन है, जिस पर सबका इत्तफाक है। उसी की छतरी के नीचे बैठकर अगर हम मुल्क के लिए एक रोड मैप बनाएंगे, इसमें हम सबका भला है, मुल्क का भला है, और हम मुल्क को इस गर्दाब से। ठीक है, लेकिन एहसन साहब, जब ये डायलॉग की बात आप लोग कर रहे हैं तो उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि पीडीएम में और आप लोगों के बयानी और मौक़िफ़ में एक बड़ी लचक पैदा हो रही है। आपकी एपीसी जब हुई, उसका एलामिया का पहला नुक्ता था वज़ीर आज़म को घर भेजना, पीडीएम का मकसद भी यही था। लेकिन अब डायलॉग की बात से ऐसा लग रहा है कि मुज़ाकरात के ज़रिए आप लोग मामलात को हल करना चाहते हैं और अपने मकसद से कहीं पीछे हट रहे हैं, या वो मकसद कहीं साइड में चला गया, डायलॉग अब प्रायोरिटी बन गए। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल किसी किस्म की इस हुकूमत के हवाले से लचक नहीं है, क्योंकि ये तकरीबन 2 साल में साबित हो चुका है कि इमरान नियाज़ी साहब अपने अंदर सलाहियत नहीं रखते कि वो मुल्क के जो मसाइल हैं, जो लीडरशिप का लेवल दरकार है इस मुल्क को, वो फराहम कर सकें। लिहाजा इसमें किसी जमात के पास उनके लिए कोई लचक नहीं है। सब जमातें मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत को रुखसत करना मुल्क के लिए नागुज़ीर है। सब जमातें मुत्तफिक हैं कि एक नए रीसेट की ज़रूरत है, एक नया आज़ाद मुनसिफाना इंतखाब ही वो रीसेट हो सकता है। और ये जो एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजावीज़ हैं जो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ लोगों ने दी हैं, तो इसका ताल्लुक इस बहरान से नहीं, ये तो हम सब महसूस करते हैं। और नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई 73 साल से मुल्क एक डगर पे नहीं चल रहा जिस पे चलाने की कोशिश की जा रही है। बार बार उसी नाकाम तजुर्बे को हम अपनाते हैं। यहाँ पर इस मुल्क की जो डेमोक्रेटिक ग्रोथ है उसको बार बार हम क्रश करते हैं। एक पौधा आप लगाते हैं, फिर 6 महीने बाद उसे उखेड़ लेते हैं, फिर दबाते हैं, फिर उखेड़ लेते हैं, फिर कहते हैं जी जड़ें नहीं पकड़ रहा। तो ऐसे तो दुनिया में कहीं जमहूरियत नहीं पनपती। लिहाजा ये जो डायलॉग जिसकी बात की जा रही है, ये एक ग्रैंड पर्पज़ है जो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल से ताल्लुक़ रखता है। इसका हमारी इस जद्दोजहद से इस हद तक की ताल्लुक़ है कि जो हमारे मकासद हैं, हम समझते हैं कि उनको एंड में सब स्टेक होल्डर्स के इत्तफाक़ राय से ही हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। वगरना तो जैसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि वी विल हेड फॉर पाथ ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन वो होती है कि जब एक निज़ाम खुद को बदलने की सलाहियत नहीं रखता तो वो ज़मीन बोस होता है ताकि उसके मलबे से एक नया निज़ाम पैदा हो सके या एक नई आगाज़ किया जा सके। मगर वो फिर एक बहुत कॉस्टली अफेयर होता है, उसमें बहुत कुछ ढह भी जाता है उस निज़ाम के साथ।
तो इसलिए हम समझते हैं कि बात वहां तक नहीं जाएगी सही। और जो मुख्तलिफ हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो तदब्बर का ठीक है मुजाहरा ऐसा साहब, एक आखिरी सवाल। अब 2021 को मरियम नवाज इलेक्शन का साल कहती हैं, मिड टर्म इलेक्शन की आप लोग बात करते हैं, लेकिन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो अभी हुए नहीं। अगर मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं तो उसी पुराने निज़ाम के तहत होंगे, फिर जो जमात हारेगी वो धांधली का शोर मचाएगी। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, किसी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर तो तवज्जो दी नहीं। फिर कैसे मिड टर्म इंतखाबात हो सकते हैं उसी निज़ाम के तहत? कैसे यकीन करेंगे आप लोग नताइज पर? देखिए, ये तो हमने अपने तमाम मुतालबात के अंदर रखा है कि जो नए इलेक्शन होंगे वो 2018 का रीप्ले नहीं हो सकते और इलेक्शन से पहले तमाम जमातों के साथ ताउन के साथ एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि अगला इलेक्शन कैसे फेयर एंड फ्री होगा और उसमें जो मुदाखलत के दरवाजे हैं जो माजी में देखने में आए हैं वो सारे बंद किए जाएंगे और जो भी इंसानी हद तक मुमकिन एक फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है वो यकीनी बनाया जाएगा। तो यकीनन इलेक्शन जब होगा तो उससे पहले तमाम जमातें मिलकर एक ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तफाक करेंगी ताकि उसकी रोशनी में कम से कम मुतनाज़ा इलेक्शन हो सके। कुछ ना कुछ तो इख्तलाफ हारने वाले करते हैं लेकिन इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जितना 2018 में धांधला हो गया था हमारे साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।